दोस्तों, नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया, एक न्यूज है जिसने सबको हिला के रखा है। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, जेपी मॉर्गन इंडिया को इंक्लूड करने वाला है इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसके बाद भारत में आने वाले 1.5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए विदेश से आएंगे। अब दोस्तों, इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो कि आखिरकार ये न्यूज है क्या। नंबर 2, हम जानेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट होगा। नंबर 3, अब तक ये क्यों नहीं हो पाया। और नंबर 4, इससे क्या कंसर्न्स होते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है ये वीडियो, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज समझ आएगी। क्योंकि यहां पे मैं आपको हेडलाइन पढ़ के छोड़ नहीं दूंगा, जैसे मेरे वीडियो में होता है। अंत तक हम जाते हैं, डिटेल्स तक जाते हैं, माइनर चीजों को जानते हैं और इकोनॉमी के कंसेप्ट से इसको इंटरलिंक करते हुए एक एक चीज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जेपी मॉर्गन उसने अनाउंस किया है कि इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूड किया जाएगा। कब से? जून 2024 से। अभी तो सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि 2025, 2 साल तक नहीं, यहां से शुरू होगा और आने वाले 10 महीने तक इंडिया का जो वेटेज है वो बढ़ता जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आइए आपको पहले समझाता हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? मान लीजिए एक सरकार है, उसका साल का खर्चा 200 बिलियन डॉलर का है, लेकिन जो साल भर में उसके पास पैसे आ रहे हैं वो 150 बिलियन के आ रहे हैं, यानी कि 50 बिलियन की कमी पड़ रही है। तो सरकार क्या करती है इस केस में? एक गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है कि लो, ये कागज ले लो, बदले में मुझे पैसा दे दो। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड लोग खरीदते हैं और बदले में सरकार को असली पैसा देते हैं। सरकार प्रॉमिस करती है कि हाँ, मुझे 50 बिलियन मैंने तुम लोगों से लिया है, 10 साल बाद मैं इसको 55 बिलियन बना के तुम लोगों को दे दूंगा, यानी कि तुम लोगों को 5 बिलियन का फायदा होगा। तो ये क्या हुआ? डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार का गवर्नमेंट बॉन्ड दुनिया की मोरलेस सारी सरकार निकालती है। अब इसी में अगर आप देखें तो मेरे जैसे इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? जाएंगे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे। वैसे ही यूएस का भी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे मुझे कितना भरोसा होगा, ये निर्भर करता है कि वो सरकार डूबेगी, वो जो भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी डूब तो नहीं जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान बोलेगा ये लो 50, ये लो 100 रुपया का ये गवर्नमेंट बॉन्ड, मैं तुमको 10 साल बाद 110 रुपया दूंगा, तो अब पाकिस्तान पे भरोसा तो कम लोगों को होगा ना कि वो पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो इसको कहते हैं सोवरेन रेटिंग, जो कि पाकिस्तान का बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अब अगर मुझे मान लीजिए ढेर सारे देशों के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक एक बॉन्ड को तो ट्रैक नहीं कर सकता। तो इसके लिए आते हैं कुछ कंपनीज, जो क्या करते हैं, अगर आप देखें तो एक बड़ा सा इंडेक्स बनाते हैं जिसमें अलग अलग देशों के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को उसमें एक बास्केट बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में शायद इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें 40 कंपनी का शेयर्स होता है जिसका बास्केट बनाया जाता है, और आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपके बिहाफ पे वो म्यूचुअल फंड कंपनी उन 40 शेयर्स पर इन्वेस्ट करती है अलग अलग वेटेज के हिसाब से। वैसे ही जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज क्या करते हैं, इसी प्रकार के गवर्नमेंट बॉन्ड का वो म्यूचुअल फंड बना दिए हैं जिसमें अलग अलग देश, मेक्सिको का 10%, चाइना का 10%, इंडोनेशिया के गवर्नमेंट बॉन्ड का 10%, ऐसे वेटेज निर्धारित कर दिए हैं। टाइम टू टाइम ये वेटेज बदलता रहता है और अब इस बॉन्ड में इंडिया भी इंक्लूड होने वाला है। तो अब इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई दोस्तों? बड़ी बात यह है कि अब फॉरेन इन्वेस्टर भारत के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और इस तरीके से विदेश से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहा जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी में आने वाला है, जो कि एक्चुअल नंबर करीबन करीब 2 लाख करोड़ जितना हो रहा है। 120 बिलियन डॉलर्स ये होने वाला है सिर्फ 1.5 साल में। अब दोस्तों, ये नंबर का क्या फायदा है इकोनॉमिक डिटेल में हम जाने वाले हैं, पर इसके पहले आप कहेंगे सर इतनी अच्छी चीज है तो अब तक क्यों नहीं हो गई? तो इसके पीछे की क्या कहानी है, पहले आपको मैं वो सुनाता हूं। दोस्तों, ये कहानी चल रही है 2019 की। कोविड पैंडेमिक दुनिया को ग्रिप करना शुरू किया है और सरकार समझ चुकी है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग जाएगा, और एक बार लॉकडाउन लगेगा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो धंधा सारा ठप होने वाला है। लोगों को घर बैठा के पैसा देना होगा, यानी खिलाना पड़ेगा, यानी खर्चा बहुत होने वाला है। तो गवर्नमेंट की आमदनी कम होने वाली है क्योंकि सारा बिजनेस ठप होने वाला है, टैक्स कम मिलने वाला है,
खर्चा बढ़ने वाला है, यानी गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट जो खर्चा आमदनी और खर्चे में जो अंतर है वो बढ़ने वाला है ना। आमदनी कम, खर्चा बहुत होने वाला है, यानी गवर्नमेंट को खूब सारा पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ने वाला है। और उसी दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि भैया इतना पैसा तो डोमेस्टिकली निकालना भी कठिन है, तो ऐसा करते हैं कि विदेश से भी पैसा बुलाना शुरू करते हैं। और इसके साथ उन्होंने सोवरेन बॉन्ड मार्केट को विदेशियों को इन्वेस्ट करना अलाउ किया। जो कैप लगाया गया था वो बढ़ा दिया गया कि हाँ, ढेर सारा तुम सोवरेन बॉन्ड खरीद सकते हो, विदेशी आके भारत के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2019 में लेकिन दोस्तों जो FIIs का मूड था वो था कि भैया इमर्जिंग मार्केट से अपना छुटकारा पाओ। इमर्जिंग मार्केट्स में कौन कौन आता है, ये सारी इकोनॉमीज आती है, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हैं पोलैंड, सऊदी, फिलीपींस, ब्राजील, कोलंबिया, रोमानिया, हंगरी, पेरू, चिले, टर्की, ये सारे जो इमर्जिंग मार्केट्स में आते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार के जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो कह रहे थे कि अभी टाइम है डॉलर जमा करके रखने का, इमर्जिंग मार्केट्स के बॉन्ड पे तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इंडिया को खास फायदा नहीं हो पाया। मार्च 2023 तक अगर आप देखें तो इंडियन सोवरेन डेट में केवल 0.4% विदेशी इन्वेस्टर के हाथ में, बाकी पूरा का पूरा इंडिया का जो इमर्जिंग मार्केट है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के, इंडिया का जो अपना बॉन्ड मार्केट है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हाथ में है। किसके हाथ में, आपके मेरे जैसे लोग थोड़े बहुत हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, पर मेजरली अगर आप देखें तो बड़े बड़े जितने भी फाइनेंशियल संस्था हैं, बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, वो सब इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और सभी के सभी इंडियन हैं। अब यहां पे देखिए इंडियन बॉन्ड्स, अब ऐसा क्यों नहीं है, विदेश के लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? एक बड़ा रास्ते का रोड़ा तो क्या है कि सोवरेन क्रेडिट रेटिंग इंडिया की बड़ी कम है। याद है मैंने आपको बताया था सोवरेन क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान का एग्जांपल देके, तो भरोसा कम है कि इंडिया डूब गया। तो हालांकि कहीं ना कहीं भारत का सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कम होना अपने आप में ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जिसका शिकार इंडिया हो रहा है, और अब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बदलने का प्रयास भी किया जा रहा है। पर उससे भी बड़ा कारण है वो है कि इंडिया अगर आप देखें तो यूरो क्लियर में अपने बॉन्ड्स को सेटल नहीं करवाता है। अब ये यूरो क्लियर क्या हो गया दोस्तों, अगर आप ये यूरो क्लियर देखें ना, तो जैसे आपको मालूम है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो या तो आप BSE में करते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर आप NSE में करते होंगे, और आपके स्टॉक्स अगर आप देखें या तो NDSL या फिर CDSL, इन्हीं किसी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज में स्टोर्ड होता होगा। तो BSE NSE क्या है, वो प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपने स्टॉक्स को खरीद बेच कर सकते हैं। तो वैसे ही यूरोप का ये एक प्लेटफॉर्म है यूरो क्लियर, जहां पे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब की खरीद बिक्री हो सकती है। अब ये खरीद बिक्री कराने वाला ये क्या है, बिचौलिया है, जो कि यूरो क्लियर है। अब इसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं और इस पर दुनिया को भरोसा है। वैसे ही एक यूरो क्लियर है, दूसरा अगर आप देखें तो यूरोप का और एक है, उसका नाम है क्लियर स्ट्रीम। तो अब इंडिया क्यों नहीं यूरो क्लियर में अपने सोवरेन डेट को रजिस्टर होने देता है? कारण क्या है दोस्तों? कारण बड़ा सिंपल है। कारण यह है दोस्तों, अगर आप देखें तो यूरो क्लियर साफ साफ कहता है अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, एक बॉन्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आप इन्वेस्टर को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं ले सकते। यूरो क्लियर में जो भी बॉन्ड्स रजिस्टर्ड हैं, इन्वेस्टर को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। लेकिन भारत में अगर आप अपने डोमेस्टिक तरीके से BSE डायरेक्ट ऐप का इस्तेमाल करें, NSE गोबिड ऐप का इस्तेमाल करें, उसके द्वारा यदि आप इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में तो आपको टैक्स देना पड़ता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो भारत का कहना बड़ा सिंपल है, अगर हम इस प्रकार से यूरो क्लियर में रजिस्टर करवा लें और अपना कैपिटल गेन्स टैक्स को 0 कर दें और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इसके द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे टैक्स लें, तो उन डोमेस्टिक यानी भारत में रहने वाले इन्वेस्टर्स के साथ भेदभाव होगा और वो लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अपना पैसा बाहर भिजवाना चाहेंगे और वहां से फिर इसके द्वारा यूरो क्लियर के थ्रू इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो ये तो हम कभी नहीं चाहेंगे, तो इसलिए इंडिया यूरो क्लियर को अलाउ नहीं कर रही। अब यूरो क्लियर स्ट्रीम में इन्वेस्ट नहीं होने से नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो फॉरेन बायर्स जितने भी हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, लोकल क्लियरिंग सिस्टम लाइक BSE NSE इन सब के थ्रू गुजरना पड़ता है। इसके सिवा कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जैसे पेंशन एंड सोवरेन वेल्थ फंड, उनका बड़ा सिंपल फंडा है, भाई अगर हमारा यूरो क्लियर में वो बॉन्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो ये
पेंशन फंड हो गया, जैसे कनाडा का पेंशन फंड है, वो साफ साफ बोल देगा अगर यूरो क्लियर में वो बॉन्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरा पैसा उस मार्केट में नहीं लगेगा, उस बॉन्ड में नहीं लगेगा। ऐसा बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी, पेंशन सोवरेन वेल्थ फंड्स का भी। सोवरेन वेल्थ फंड क्या हो गया, जैसे ही सऊदी का अपना वेल्थ फंड है, वो कह देगा कि मैं इसी देश के बॉन्ड पे पैसा लगाऊंगा जो यूरो क्लियर में इन्वेस्ट करता है। वैसे ही नॉर्वे का अपना सोवरेन वेल्थ फंड है, वो सब ये कहते हैं। अब जाहिर सी बात है इंडिया उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो इंडियन सोवरेन फंड पे आप अगर इंडियन सोवरेन अगर आप देखें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे देखें, तो उस पे क्या होता है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाता है। अब दोस्तों ये कहानी क्या हो गई है, इस वजह से सिर्फ अगर आप देखें तो जो इंडेक्स बनाने वाली संस्थाएं हैं, जिसमें अगर आप देखें तो एफटीएसी रसेल है, जेपी मॉर्गन है, ब्लूमबर्ग है, बार्कलेज है, ये सभी अगर आप देखें तो इंडियन सोवरेन बॉन्ड को अपने इंडेक्स फंड में इंक्लूड ही नहीं करते। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने आपको एफटीएसी रसेल का दिखाया था, इसमें देख लीजिए इंडोनेशिया को 10% वेटेज, थाईलैंड को 9.69% वेटेज, आप वो सब छोड़िए, ब्राजील जैसी इकोनॉमी 5.5% वेटेज उसको दिया गया है, लेकिन इंडिया इसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया इनके प्रेशर में नहीं आया है। लेकिन अब इनको एक बात समझ आ रही है, अब ये सारे जो इस प्रकार का गठन बना के रखे थे, ग्रुप बना के रखे थे कि इंडिया के जो सोवरेन अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको रजिस्टर नहीं करने देंगे अपने इंडेक्स में, तो उसमें से जेपी मॉर्गन जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है वो टूट गया है और उसने अब अपने इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स फंड है उसमें इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जगह दे दी है। अब आप सोचेंगे जेपी मॉर्गन तो भैया एकदम देव मानुस निकला, ऐसा कैसे? नहीं, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है और अब जेपी मॉर्गन के करने के बाद बाकी भी जल्दी लाइन पे आने वाले हैं, एफटीएसी रसेल भी, बार्कलेज भी, ब्लूमबर्ग भी। क्यों जेपी मॉर्गन कर रहा है आपको बताता हूं। इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स फंड था उसमें रशिया इंक्लूड किया जाता था, लेकिन रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया जैसे ही उसने रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो चाइना बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था इस इमर्जिंग मार्केट फंड में, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं चाइना यूएस के बीच में, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बाद से अगर आप देखें तो, और उसके बाद चाइनीज इकोनॉमी जिस प्रकार से क्रम्बल की है कि नेगेटिव यील्ड गैप हो गया है कहीं ना कहीं, वहां से सिंपल शब्दों में कहूं तो इन्वेस्टर्स को चाइना में इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है और इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं इस इंडेक्स फंड के थ्रू इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय क्या करना शुरू किए हैं। आप देखें तो ये देखिए जून के बाद क्या बदलाव आया है। इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखें तो इंडियन बॉन्ड्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे हैं और अब जेपी मॉर्गन को समझ आ रहा है कि भाई ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव चॉइस है इंडिया का जो बॉन्ड है, तो इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, डायरेक्टली इंडिया के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे और हमारा ये जो इंडेक्स फंड हम बना के रखे हैं, सिंपल शब्दों में कहूं तो इनका जो म्यूचुअल फंड है उसमें कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, डायरेक्टली इंडिया के शेयर में इन्वेस्ट करेगा। सिंपल कर रहा हूं मैं, अगेन आई एम प्रीटी श्योर आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये इंडिया को भी अपने म्यूचुअल फंड के बास्केट में इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो अब इस वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर्स के पास क्या होगा, उनकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगी और वो अपना पैसा हाई यील्डिंग मार्केट जो कि वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी इंडिया है उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने इंडिया को अपने पूरे के पूरे जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स फंड है उसमें इंडिया को मैक्सिमम वेटेज दिया है 10% जो ये ऑफर कर सकते हैं। तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, इन सभी को 10% दिया जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी का थोड़ा कम भी हो। तो दोस्तों इस प्रकार से इंडिया को 10% वेटेज मिल गया है और इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना पैसा अब विदेश से जो गवर्नमेंट को खर्चा करवाना है वो ले सके। तो इसका कुछ फायदा होता है वो भी बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूं। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा क्या, अगर आप देखें तो इस साल की ही बात करते हैं तो हम करीबन करीब 186 बिलियन क्या करेंगे, उधार लेंगे, हमारी सरकार लेगी। बेसिकली हमारा फिस्कल डेफिसिट होने वाला है, तेल की कीमत और बढ़ेगी तो ये फिस्कल डेफिसिट भी और बढ़ेगा। तो 186 बिलियन का करीबन करीब हमारा उधार होने वाला है। क्यों, तेल की कीमत बढ़ने से क्यों होगा, तेल की कीमत बढ़ेगी, चुनाव आने वाला है, ज्यादा हम कीमत बढ़ने दे नहीं सकते, तो हो सकता है सरकार को क्या करना पड़ेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पैसा अदा करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग फैक्टर्स हैं, कहा जा रहा है ये नंबर और बढ़ सकता है आने वाले सालों में। कारण क्या है, चुनाव आएगा तो स्पेंडिंग बढ़ने वाली है आने वाले कुछ दिनों में।
तो उस वजह से अगर आप देखें तो अभी सरकार का जो खर्चा है, आमदनी और खर्चा का जो गैप है वो केवल 186 बिलियन है। आने वाले टाइम में थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही इसमें इंडिया इनलिस्ट हो जाएगा जेपी मॉर्गन के इस इंडेक्स फंड में, और उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें इनलिस्ट होने के बाद भारत में $25 बिलियन मार्च 2025 तक विदेश से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका 10% इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें तो इंडिया में 25 बिलियन कहां से आएगा? विदेश से आएगा। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों? होता क्या है, मान लीजिए सरकार को इस साल $150 बिलियन उधार लेना है। अब विदेश से तो सरकार उधार ले नहीं रही, तो कहां से लेती है? देश से ही लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विदेशी तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको बताया पूरी कहानी मैंने। तो इस वजह से क्या होता है कि सरकार जब पैसा मार्केट से 150 बिलियन है, पैसा तो लिमिटेड है ना मार्केट में, जो पैसा देने वाले हैं बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके पास तो लिमिटेड पैसा है। वो पैसा अगर सरकार पूरा ले जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास क्या पैसा बचेगा? जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अलग अलग एंटरप्राइज क्रिएट कर रहे हैं, क्या उनके पास पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी कि इकोनॉमी में अगर सरकार सारा पैसा खींच लेती है तो प्राइवेट के पास पैसा ही नहीं बचता। इस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो ग्रो नहीं हो पाती। लेकिन अब सरकार क्या करेगी? बोलेगी ये डोमेस्टिक पैसा डोमेस्टिक रखो, घर में रखो, अपना कुछ पैसा तो मैं विदेश से ले आऊंगी विदेशी इन्वेस्टर्स के द्वारा, ये प्राइवेट सेक्टर वो पैसा उठा लेगी। इस तरीके से तो उनका जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक साइकिल है वो भी रन हो पाएगा। अब दोस्तों सवाल उठता है, ये पहले क्यों नहीं कर दिया? इतना अच्छा स्कीम अभी क्यों आपके दिमाग में आया? अब तक क्या कर रहे थे? दोस्तों कुछ कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न क्या है? गवर्नमेंट और आरबीआई में एक कहीं ना कहीं एक डर रहा है हमेशा से कि इस प्रकार से इंडिया का जो अगर फॉरेन इनफ्लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इतना ज्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी इंडियन इकोनॉमी की बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो जाए रातों रात हॉट मनी क्या होता है, तुरंत आया तुरंत गया। इंडियन इकोनॉमी से मार्केट अचानक से कुछ बैड न्यूज आया, किसी ने कुछ, आप क्या कहते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा चलता है, वेस्टर्न मीडिया क्या करती है, अगर आप देखें तो अफवाह उड़ाती है। कोई अफवाह उड़ाई और रातों रात इंडियन मार्केट से पैसा उड़ के साफ हो गया। आपको मालूम है किस प्रकार से हमारे देश के कुछ स्टॉक्स को भी टारगेट किया गया था। तो इस प्रकार से जब टारगेटिंग होगी तो इंडियन इकोनॉमी पे भी टारगेट हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं बाहरी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा अगर आप देखें तो क्योंकि इंडिया तो पूरे के पूरे इमर्जिंग मार्केट्स बास्केट में इनलिस्ट हो रहा है, तो अगर तुर्की, ब्राजील, इन इकोनॉमीज में जिनमें नेगेटिव न्यूज आती रहती है उनमें भी नेगेटिव न्यूज आएगी, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड्स का जो पूरा का पूरा बास्केट है उसको छुएगा ही नहीं। वो बोलेगा ना मुझे दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाओ, किसमें? डेवलप्ड कंट्रीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, सेफ है, भले कम रिटर्न है। तो इस तरीके से इंडिया क्या हो जाएगा, एक बार इंडिया को आदत लग गई इस विदेशी पैसे की तो इंडिया उस पर फिर कहीं ना कहीं निर्भर करने लग जाएगा, और तुर्की और ब्राजील जैसे देशों से भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो भी इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की डिसीजंस है, कितना रेपो रेट रखें, ये सब डिसीजन में अब ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टर्स कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं उस फैसले को लेकर। तो ये भी एक कंसर्न है जो आप देखें तो बढ़ने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप ये न्यूज को डिटेल में समझ पाए होंगे, पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ समझ आया। क्या आपको अभी भी कुछ डाउट है तो वो भी उसमें आप जरूर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें।